Hi students, in this lecture we will discuss some numerical applications on part of chemical kinetics that we have studied till now. Rate law equation, order of reaction, molecularity of reaction, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और किस तरह रेट कांस्टेंट किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट्स का क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल स्पीसीज पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को ऑल्टर कर दें तो इन सब जो फंडास हमने पढ़े हैं उन फंडास को हम लोग रिवाइव करने वाले हैं थ्रू न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो लेट अस बिगिन विद न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं बच्चों, फॉर रिएक्शन N2O5 giving 2NO2 and half O2, what is given? Minus dN2O5 by dt, dNO2 by dt, dO2 by dt, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस। ये दे रखा है K1 N2O5, इसको बोल रखा है K2 N2O5, इसको बोल रखा है K3 N2O5। What is the relation between three constants K1, K2 and K3? This is your question. This is your question number 1. But prior to answering this question, I would like to ask a simple query. Very simple thing to you. Please tell me what is the order of this reaction seeing these given relations. R is directly proportional to N2O5 की पावर समथिंग होगा तो वो समथिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन R जिसके प्रोपोर्शनल, अगर R A की पावर A डैश B की पावर B डैश के प्रोपोर्शनल था फॉर द रिएक्शन AA प्लस BB गिविंग प्रोडक्ट्स, तो माइनस डी ए बाई डी टी भी उसी के प्रोपोर्शनल था, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज हो जा रहा था। तो सारे के सारे रेट ऑफ केमिकल स्पीसीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन सब ए की पावर ए डैश और बी की पावर बी डैश के प्रोपोर्शनल थे। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, सब N2O5 की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। K1 K2 K3 तो कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखते ही इतना आपको क्लिक करना चाहिए। ओके, अब बस वेरी सिंपल, ये जो चीज दे रखी है बस K1 K2 K3 के बीच में कोरिलेशन देखना है। क्या मैं डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकता हूं? ये डिफरेंशियल फॉर्म में बहुत सारे रेट ऑफ केमिकल स्पीसीज है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के रेट हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इन सब रेट का आपस में कोरिलेशन जानता हूं मैं, जी हां। तो लिखता हूं फॉर गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/1 minus dN2O5 by dt, 1/2 dNO2 by dt, 1/2 dO2 by dt is equal to K N2O5 की पावर 1। R प्रोपोर्शनल होगा N2O5 के पावर 1, तो 1/1 1/2 1/1 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 डिवाइड बाई 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं। अब इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम? K1 N2O5
रेट ऑफ अपीयरेंस की जगह K2N2O5, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 की जगह पर K3N2O5। अगर मैं इन सब गिवन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लूं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 1/1 इसकी जगह हो गया आपका K1N2O5, वेरी गुड। 1/2 इसकी जगह पर क्या हो गया, DNO2/dt इज K2N2O5। DO2/D2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, K3N2O5। N2O5 नॉन जीरो वैल्यू है, हट जाएगी, तो क्या आ गया, K1/1 K2/2 is equal to 2K3, and that is the relation which is asked between K1, K2 and K3। ये आपका रिलेशन है। अगर 2 में एलसीएम ले लूं तो 2K1 is equal to K2 is equal to 4K3। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी मन चाहे वैसे ऑप्शन में आप देख सकते हो। तो डिफरेंट रेट्स दे दिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, प्लीज नोट इट डाउन। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे डिफरेंट रेट्स दे रखे हो तो डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिख लें, सारे रेट्स का कोरिलेशन लिख लें और उन एक्सप्रेशंस को यूज कर लो जो दे रखे हैं। और हम एक चीज तो जानते ही हैं कि कोई भी रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी हो, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 की पावर 1 के हैं, तो सब N2O5 की पावर 1 के ही होने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक ही होगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि N2O5 की पावर 1 है क्या है। दिस इज एक्चुअल में, दिस इज नॉट फॉर सेक ऑफ डूइंग न्यूमेरिकल, दिस इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 की पावर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं तो डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिखें और डिफरेंट रेट्स की जगह पर उसको पुट कर दें, यू विल गेट योर आंसर। डिफरेंट रेट कांस्टेंट, डिफरेंट कांस्टेंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसी तरीके से आपको करना है, ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के चांसेस नेग्लिजिबल है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास for reaction N2 plus 3H2 giving 2NH3, rate of reaction is 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स है। अब इसमें आपको बताना है फॉर द रिएक्शन, ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं या यही ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया। ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है। दैट वी नो, किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब इसी का ही मैं फॉर रिएक्शन 2N2 plus 6H2 गिविंग 2 अमोनिया, फर्स्ट
what is rate of reaction, what is rate of reaction of N2, ये हम ए पार्ट बोल देते हैं क्वेश्चन का और ये बी पार्ट बोल देते हैं। फॉर इक्वेशन बी, क्या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इधर और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, पर जिस कंडीशन पे वो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी कंडीशन पे ही हो रही है, बस यहां पर हम कोफिशिएंट चेंज कर दे रहे हैं और कुछ नहीं है। रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस एक्सपेरिमेंटली, उसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, जैसे है रही है वैसे ही है। तो हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, rate of reaction of reactants, rate of reaction of product, rate of reaction of chemical species and concentration of chemical species चेंज नहीं होती है कोफिशिएंट चेंज करने पर, जब तक रिएक्शन उन्हीं कंडीशंस पे हो रही है, बट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। चलो तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम इससे देखते हैं, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, rate of reaction is equal to 1/1 minus dN2 by dt, 1/3 minus dS2 by dt is equal to 1/2 dNS3 by dt, dNS3 by dt। ये है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है 10⁻³ इस रिएक्शन के लिए, तो 10⁻³ हम लोग रेट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ये कितना आ गया 10⁻³ मोलर, सेकेंड इनवर्स C आ गया यहां से। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया फॉर दिस कोफिशिएंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया मतलब ये वैल्यू पूछी है, तो ये कितना आ जाएगा 2 चला जाएगा उधर, तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो ये दोनों पार्ट ऑफ क्वेश्चन ए हो गए हैं हमारे, क्वेश्चन ए हो गए हमारे, दिस आर ऑलरेडी डन। तो ये हो गया हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है, आर हो गया। अब हम इसके लिए लिखें तो कोफिशिएंट चेंज करने पर हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होता जब तक रिएक्शन सेम कंडीशंस के ऊपर हो रही है एक्सपेरिमेंटली। तो वो तो बोला है, नहीं बोला है तो भी लेकर चलेंगे, रिएक्शन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो हम इस बार रेट को आर डैश बोल देते हैं। बताओ क्या हो गया, कोफिशिएंट इस बार 2 हो गया, माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू 1/6 dH2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2, इस बार क्या आ गया 2 3 6 and 2 2 4, सॉरी मिस कर गए वो, 1/4 dNS3 बाई dt, ठीक है। इस बार रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इस बार रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया एक्चुअल में आपका, इस बार रेट ऑफ रिएक्शन आर डैश है, वो तो डिफरेंट होगा। अब मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा।
कोफिशिएंट चेंज करने पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होते, पर रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहां पर dN2/dt, N2 की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 फॉर इक्वेशन बी या इक्वेशन ए कोई भी हो सेम रहेगा। तो ये तो सेम रहेगा 10⁻³ मोलर सेकेंड, बेसिक फंडा से हम लोग जानते हैं, दिस विल बी सेम। अब सब कुछ आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों, आर डैश हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोलर सेकेंड, तो ये हो गया 0.5 10⁻³ मोलर सेकेंड, ये आपका आर डैश हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ molar second. What we understood out of this particular numerical, कि कोफिशिएंट यहां पर पूरी इक्वेशन में डबल किए तो रेट ऑफ रिएक्शन SO3 से आधा हो गया। तो कोफिशिएंट को हम डबल करते हैं तो आर भी हाफ हो जाता है और रेट कांस्टेंट भी हाफ हो जाता है। Rate of reaction and rate constant become 1/3 times if coefficient are made 3 times under for reaction occurring under given set of conditions. But rate of disappearance of reactant and rate and appearance of product change नहीं होगा on changing the coefficient provided reaction is taken place under identical experimental conditions. वेरी लवली क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमें काफी कुछ सिखाता है। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में पक्का गलती करेंगे। पीपल आर कंफ्यूज अबाउट दिस फंडा कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, रेट कांस्टेंट को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ केमिकल स्पीसीज में क्या डिफरेंस है और रेट ऑफ रिएक्शन में। दीज आर निटी-ग्रिटीज व्हिच आर बिट कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल, सो फॉर यू इट मस्ट बी 200% crystal clear. You must be having very reasonably good understanding of all these things. हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। We have tried till now 2 questions. Next is question number 3. A plus 2B giving 3C plus D. 4 रिएक्शन, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। फॉर द रिएक्शन A plus 2B giving 3C plus D, rate is given as K A की पावर 2 B की पावर 1. Experiment determined rate law equation or rate expression is given this. 4 reaction two A plus 4B giving 6C plus 2D. Rate expression is given as, इसको हम K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। A की पावर X and B की पावर Y. For this reaction, rate expression is this. Then, for this reaction, rate expression is this. For reaction is occurring at same condition, बस हमने कोफिशिएंट डबल कर दिए। Then आपको निकालना है
रिलेशन बिटवीन K2 एंड K1। सेकेंड चीज आपको बताना है व्हाट इज X एंड व्हाट इज Y। अब मुझे एक चीज पता है, एक कॉन्सेप्ट पता है मुझे कि जैसे ही हम गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस। बस ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो चट मंगनी पट ब्याह, आपने इस क्वेश्चन की तरफ देखा और ये क्वेश्चन आपका हो गया। दैट मीन्स जॉब इज डन, लेट अस ट्राई टू मेक इट। ओके, मैं डिफरेंशियल रेट लो लिखूंगा इसके लिए, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 माइनस dA/dt is equal to 1/2 minus dB/dt is equal to 1/3 dC/dt is equal to 1/1 dd/dt। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको रब कर देता हूं, ये हो जाएगा डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन, इसके लिए लिख दो, तो ये 1/2 माइनस dA/dt ये 1/4 माइनस dB/dt इज इक्वल टू 1/6 dC/dt and 1/2 dd/dt। दोनों केमिकल इक्वेशन के लिए हमने डिफरेंशियल रेट लो लिख लिया। अब R1 R2 चेंज होंगे, K1 K2 अलग अलग वैल्यू होगी चेंज होकर, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने वाली है। यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए होगा, यहां पर भी वही रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट सेम रहता है ऑन चेंजिंग कोफिशिएंट्स। यहां पे जो माइनस dB/dt है, यहां पर भी वही रहेगा माइनस dB/dt, सेम, यहां पर सेम। तो यहां पे ये वैल्यू, यहां पे ये वैल्यू दोनों सेम रहेंगी। मैं बाकी सबको रब कर देता हूं, एक से ही हो जाएगा जितना न्यूमेरिकल में पूछा है, बस इतना ही रख लें तो दैट विल वर्क। यहां पे दोनों जगह माइनस dA/dt बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dA/dt को लिखूंगा 2K2 एंड 2R2 ऐसे लिख सकता हूं। इक्वेशन, अब इसको भी 1/1 लिखा जा सकता है प्यार से। यहां का जो RHS है और यहां का जो RHS है वो बराबर है, तो LHS को भी बराबर होना पड़ेगा। हेंस K1 a की पावर 2 b की पावर 1 इज इक्वल टू 2K2 a की पावर x एंड b की पावर y। कंपेयर करें हम तो देखेंगे 2K2 और इज इक्वल टू K1 होना चाहिए, K2 इज इक्वल टू K1/2 एंड x की पावर हो गई 1 2 और y की पावर हो गई 1। मैप करने पर तो xy भी आ गया एंड K2 K1 का रिलेशन में आ गया। K2 क्या हो गया, K1 का आधा। इसी तरह R1 इज इक्वल टू 2R2 भी कर सकते हो मैप करके।
हेंस R2 इज इक्वल टू R1/2, ये भी रिलेशन आ गया। अगर आपने कोफिशिएंट डबल किए तो रेट कांस्टेंट बाद का पहले से आधा हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन भी बाद का पहले से आधा हो गया, पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फेज सेम रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही रहा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थोड़ी ना चेंज की है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था इन न्यूमेरिकल के जरिए, आई वांट टू पुट इट एट राइट प्लेस इन योर परमानेंट मेमोरी। Guys and girls, point to be noted is, for chemical reaction occurring under given experimental condition, if we change the coefficients in chemical equation of the chemical reaction using pen paper, using marker board, rate of disappearance of reactant, rate of appearance of product remain same. Rate constant of reaction varies, rate of reaction varies, but order of reaction also remains same because experimental condition and nature of reaction are same. तो rate of appearance, disappearance, rate of reaction of chemical species same है, order same है, concentration of chemical species same है, but rate of reaction, rate constant of reaction differ करते हैं on differing coefficients in balanced chemical equation when reaction is taking place under given set of conditions. बच्चों ये चीज बहुत अच्छी तरह आपके दिमाग में मैंने बैठाने की कोशिश की by taking various examples and this is general confusion, तो मैंने इतना क्रिस्टल क्लियर आपको कर दिया है कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. This is my perception. और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग for understanding of whatever we have discussed. For a chemical reaction, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी इक्वेशन नहीं दे रखी है आपको, या फिर फॉर ए केमिकल रिएक्शन 2A + B गिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये है रेट एक्सप्रेशन ये दे रखा है कि my first question is reaction elementary reaction? Second, what is the unit of rate of reaction? And what is the unit of rate constant of reaction using this rate law equation? देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो कोई भी एक्सेस में नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया यहां, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बड़े प्यार से लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड रेट लो एक्सप्रेशन ये है, तो 1 + 3/2 गाइज एंड गर्ल इट इज 5/2. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल है. अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मॉलिक्युलरिटी 5/2, पर मॉलिक्युलरिटी 5/2 होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती. मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ऑर्डर 5/2 है, इसमें दो राय नहीं है. मॉलिक्युलरिटी को भी उतना ही होना पड़ेगा जितना ऑर्डर है, और मॉलिक्युलरिटी 5/2 फ्रैक्शनल वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि मॉलिक्युलरिटी एकदम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही होगी. तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? आर की यूनिट तो वही है मोलर टाइम इनवर्स, आप लोग जानते हैं. बताओ एन की वैल्यू क्या हो गई? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन बोलते हैं. तो यूनिट ऑफ के क्या थी अगर आपको ध्यान हो तो मोलर रेज़ टू पावर 1 - n टाइम इनवर्स, या फिर मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 - n / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
n-1 एंड टाइम इनवर्स। n इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपको याद होना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो n की वैल्यू 5/2 है, 5/2 है तो ये क्या आ जाएगा -3/2 टाइम इनवर्स 1 n। हाँ तो ये कितना हो जाएगा -3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 एंड टाइम इनवर्स। ये यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट हो जाएंगी। दोस्तों रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है तो ऑर्डर तो अपने आप एक्सपोनेंट से निकल जाएगा। एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल है तो वो रिएक्शन कभी भी, मान लीजिए कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर 0 है, तो अगर वो एलिमेंट्री होती तो मॉलिक्यूलरिटी भी 0 होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट आएगा ऐसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। आप बोलोगे ट्रू, क्यों? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी होता, और ऑर्डर 0 तो मोलिकुलरिटी को भी 0 होना पड़ता, और मोलिकुलरिटी कभी भी 0 या नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी 1 2 3 होल नंबर ही रहती है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही हो सकती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। Good. This is the question we have tried. Let us try the next question. हमारे लिए एक रिएक्शन है 2A plus B plus C giving products, and this is given as elementary reaction. ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोल रखी है आपको, हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री रिएक्शन व्हाटएवर बी फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोल रखी है हमने फॉर न्यूमेरिकल डूइंग। तो सबसे पहले आपको लिखना है राइट रेट लो इक्वेशन। सेकंड, how many times the rate of reaction varies, या how many times rate of reaction will be, किसके कंपैरिजन में? पुराने रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में। if concentration of A made 2 times and concentration of B made 3 times, तो रेट ऑफ रिएक्शन ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइम्स हो जाएगा? राइट ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट रेट एक्सप्रेशन। दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो दोस्तों जो कोफिशिएंट है वही हम लोग पावर चढ़ा लेंगे। लेकिन सी एक्सेस में है, सी एक्सेस में है तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज न्यू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा रेट लो एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी x है, A और B की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन y है, तो रेट R1 है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम की आई थिंक, और B की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम की पहले से, तो रेट R2 हो गया। R2 R1 का कितना टाइम है ये बताना है। तो हम लोग ये डेटा यूज करेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस सेट को यूज करेंगे।
पहले इस साइड को यूज कर लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू के डैश x की पावर 2 y की पावर 1। अब हम बाद की सिचुएशन यूज करते हैं, तो बाद का रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन A की इतनी हो गई और कॉन्सेंट्रेशन B की y की बजाय 3y हो गई। इसकी वैल्यू 3y हो गई, पहले y थी। इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन A की x थी, अब 2x हो गई। तो R2 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 के डैश x की पावर 2 y की पावर 1। तो इक्वेशन 2 इफेक्टिवली ये हो गई। बताओ अगर हम 2 डिवाइड बाई 1 कर दें तो इट इज वेरी इजी, 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाई 1, ये इसके साथ खेलने चला जाएगा, तो दिस इज 12 बाई 1। तो रेट बिकम्स 12 टाइम्स, रेट बिकम्स 12 टाइम्स, रेट बिकम्स 12 टाइम्स। तो यहां पे ऑर्डर तो 3 है लेकिन मोलिकुलरिटी तो 4 है, 1 + 2 + 1 + 1 एलिमेंट्री रिएक्शन की। तो ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मोलिकुलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन व्हेन some reactants or one reactant is taken in excess in comparison of all other reactants of chemical reaction, all other reactants of chemical reaction. Different type of numericals we have been trying one after another. हमारे लिए एक रिएक्शन है A giving products, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखी 6 मल्टीप्लाइड बाय, एक की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखी 10⁻³ मोलर। तो इनिशियली रेट इसका एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मोलर सेकेंड इनवर्स मिला। ये A0 t=0 पे है, तो ये A0 लिख दिया हमने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट टाइम इनिशियल मोलरिटी वाली और इसकी है मोलर पर सेकेंड वाली इनिशियल रेट की। दोबारा फिर इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया रिएक्शन को, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मोलर ली। तो दोबारा जब स्टार्ट किया तो दोबारा से रिएक्शन का इनिशियल रेट मिला, जब ये कॉन्सेंट्रेशन लेके एक स्टार्ट किया तो मोलर पर सेकेंड पूछा है। बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड व्हाट इज द रेट कांस्टेंट वैल्यू विद यूनिट ऑफ रिएक्शन। पहली बार एक्सपेरिमेंट करवाया, एक्सपेरिमेंट 1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A की इतनी मोलर ली तो इनिशियल रेट मेजर किया गया उतना मिला। दोबारा से फिर से ये रिएक्शन स्टार्ट की गई, लेकिन इस बार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीमोलर ले ली, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2.4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स हो गया। तो बताओ अगर ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा और व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विद यूनिट। ओके दोस्तों,
इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लेट मी रब दिस। मान लेता हूं ये रिएक्शन nth ऑर्डर की है जो निकालना है, तो a की पावर n हो जाएगी। रेट और कॉन्सेंट्रेशन का आपस में कोरिलेशन रेट लॉ इक्वेशन की जॉब होती है और डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन की जॉब होती है। रेट दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो रेट इक्वेशन, ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कोरिलेशन क्या होता है? रेट लॉ की इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन का काम होता है। ये तो डिफरेंट रेट और कॉन्सेंट्रेशन का आपस में कोरिलेशन। तो पहली बार जब ये इनिशियल रेट होगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए इनिशियल रेट ये है, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं टाइम के साथ, हम देख चुके हैं। टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन वही है। टेम्परेचर, प्रेशर कुछ नहीं बोला हो तो वही है। टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट तो है ही नहीं, कुछ नहीं बोला तो कैटलिस्ट अपनी तरफ से थोड़ी मान सकते हैं। तो कैटलिस्ट, टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्शन के अलावा बाकी फैक्टर के ऊपर के डिपेंड आपका नहीं करता है फॉर ए गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये खास इक्वेशन है तो के की वैल्यू वही रहेगी। बताओ क्या हो गया? एक की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर, तो ये 10⁻³ मोलर हो गया इक्वेशन 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फिर इनिशियल रेट, इनिशियल रेट क्या हो गया ये आपका? दैट इज R0 या R0। इस बार R0 की वैल्यू, इनिशियल रेट की वैल्यू कितनी हो गई? 2.4 10⁻³ रेट कांस्टेंट वही रहेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस बार कितनी है? 2 × 10⁻³ अब हम क्या करेंगे? a की पावर n, तो ये हमें पावर n तो रखनी है, सॉरी, तो n की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। 2 डिवाइड बाई 1 कर दो जरा आप एक बार, तो ये क्या हो गया? 2.4 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। के साथ खेलने चला गया, 10⁻³ के साथ खेलने चला गया, ये आ गया 2/1 रेज़ टू पावर n। तो ये क्या हो गया? उधर तो 2 रेज़ टू पावर n हो गया, इधर क्या हो गया? 10⁻, ये वैल्यू 4 आ गई इधर कुल मिलाकर, तो दैट इज 4 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 2 आ गया। कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 टाइम हो गया। ये R1 है तो ये 4R1 है, देखो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 2 आ गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया तो n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें इस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, n की वैल्यू 2 पुट कर दें इधर, तो क्या आ जाएगा? इधर पुट करो या इधर पुट करो, बात तो बराबर ही है। n की वैल्यू अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं तो क्या आ गया? 6 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k, ये 10⁻³ की पावर 2, n की वैल्यू 2 आ गई 10⁻⁶, तो क्या हो गया? 6 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻⁻⁶, तो उधर जाके 10⁻+6 आ जाएगा, तो ये 600 आ जाएगा। 600 तो k की वैल्यू हो गई। अब k की वैल्यू 600 हो गई। अब ऑर्डर क्या है? 2 है, तो बताओ मोलर रेज़ टू पावर 1 - 1 टाइम इनवर्स, और टाइम इनवर्स यहां पे सेकंड इनवर्स में दे रखा है तो वही लेंगे, तो ये -1 हो गया, तो ये यूनिट के साथ आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं मोल रेज़ टू पावर -1, लीटर रेज़ टू पावर +1 सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विद यूनिट आपका आ गया है। वी आर ट्राइंग डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ये रेट और कॉन्सेंट्रेशन का कोरिलेशन है, तो रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन की जो होती है, रेट दे दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन पूछ लिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया रेट पूछ लिया जाए, और रेट और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को चेंज कर दिया जाए तो आप डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं, ए गिविंग एन बी। ये पुराना आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक पार्ट है आईआईटी के क्वेश्चन में, एक बड़ा सा क्वेश्चन था आईआईटी का इन चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, आई थिंक, हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी में था। इसका ग्राफ दे रखा है, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ से दी है। वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है और ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम के साथ चेंज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टाइम के साथ चेंज हो रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है वो दे रखा है। तो T1 टाइम के बाद बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 0 से 0.2 मोलर हो गई, ए की 0.6 मोलर से घटकर 0.5 हो गई। T2 टाइम के बाद फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 से घटकर 0.4 हो गई और बी की भी 0.4 हो गई और दोनों आपस में बराबर भी हो गई। अगर ये ग्राफ वाला डेटा है तो इस ग्राफ वाले डेटा को यूज करते हुए आपको कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सो दैट data given in this graph is actually experimentally observed data and this value of n must satisfy this data given graphically। तो इसमें देखो t is equal to t, इसको हम लोग देखते हैं। a giving nb, थोड़ा इधर लिख लो इसको। बताओ a की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर a 0.6 मोलर और b 0 कितनी है, b तो शून्य है, तो b की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, a की 0.6 मोलर है। जब किसी भी टाइम t पे बोलेंगे तो 0.6 माइनस x मोलर होगी, इसकी x मोलर जाएगी तो उसकी nx मोलर आ जाएगी, 1 मोल से n मोल, 1 मोलर से n मोलर पैदा हो जाएगी। 0 प्लस nx को nx मोलर। ये क्या है, किसी भी टाइम पे b की कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, किसी भी टाइम पे a की कॉन्सेंट्रेशन। एट t इज इक्वल टू t1, T1 पे अगर हम बात करें तो बताओ A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों, 0.5 मोलर, और T1 पे B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर। तो A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.6 माइनस x इज इक्वल टू 0.5, तो x हो गई 0.1 मोलर यहां तक, और ये हो गई nx, B की कॉन्सेंट्रेशन nx है 0.2, x की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो n की वैल्यू यहां प्यार से 2 आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 2, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। n की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अगर हम बात करें n की वैल्यू को फर्दर चेंज करें हम यहां पर, या फिर आप क्या करो, t इज इक्वल टू t2 पे लगा दो। क्या, जब टाइम स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन से T2 हो गया तो A की कॉन्सेंट्रेशन इस बार कितनी हो गई T2 पे, T2 टाइम पे A की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर है और B की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.4 मोलर है। तो A भी 0.4 मोलर है और B भी 0.4 मोलर है। तो A की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 माइनस x 0.4, तो बच्चों यहां से x की वैल्यू 0.2 मोलर आ गई, 0.2 मोलर आ गई बिंदास। और ये क्या आ गया, nx इज इक्वल टू 0.4,
0.2 यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो तो दोबारा से n की वैल्यू 2 आ गई, दोबारा से t2 टाइम के डेटा से भी n की वैल्यू 2 वेरीफाई हो गई, हेंस वैल्यू ऑफ n इज 2, हेंस वैल्यू ऑफ n इज 2. Let us do one more question. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिस तरह के क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लेने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको कुछ बोला नहीं होगा, वैसे लैंग्वेज में लिखकर पूरा सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन ग्राफिकली आपको देखकर इंटरप्रेट करनी होगी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चंस. ये मान लीजिए जैसे ही ग्राफ के क्वेश्चन आए आपके आईआईटी में, आपके जेई में, आपके नीट में, तो ग्राफ के क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं, इजी होते हैं. ग्राफ के क्वेश्चन पक्का होंगे आपसे, ये बात कंफर्म मान लीजिए. क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ विल बी इजियर क्वेश्चंस, no doubt, almost 100% my statement will be true. This is my experience. जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे आईआईटी और नीट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ग्राफिकल क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होंगे. ह्यूमन माइंड एक्चुअली वर्क्स ऑन इमेजेस. तो जो इतना लंबा लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, ग्राफ में वो चीज छोटे से एक डायग्राम में इतना सारा डेटा आ जाता है, जो रामकारी लिखो लैंग्वेज में तो पता ही नहीं, आधा एक पैराग्राफ बन जाए. उसको ग्राफिकली आप बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हो और ह्यूमन माइंड के समझने के लिए भी आसान होता है. तो ग्राफ की इंफॉर्मेशन है तो आपके समझने के लिए भी आसान है, और वैसे भी क्वेश्चन आसान देते हैं क्योंकि डेटा आसान, सब कुछ ग्राफ देख के आपको समझना होगा. ओके, MA गिविंग प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन है. R1 rate of reaction if reaction obeys फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. इसी रिएक्शन के रेट को हम R2 बोल देंगे इफ रिएक्शन ओबेज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. इसी रिएक्शन के रेट को हम लोग R3 बोल देंगे इफ रिएक्शन ओबे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स. Rate constants of above three reactions are numerically equal. यूनिट में चाहे सेम ना हो पर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तीनों रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की. देन which of following is oblique are true? First, R1 is equal to R2 is equal to R3. सब इनिशियल रेट है, सब क्या है? इनिशियल रेट है सबके सब. If ये रिलेशन है तो करेक्ट है. If this is the relation, then it is correct or not. And fourth, none of these. Fourth is none of these. ये क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. We have to try it out. अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, m है इसका कोफिशिएंट. अब जो कोफिशिएंट हो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, ऐसा तो कदापि नहीं है.
ऐसी गलती हम लोग करेंगे, यू स्टूडेंट्स विल कमिट सच मिस्टेक। 2a गिविंग प्रोडक्ट है तो r इज इक्वल टू के a की पावर 2 चढ़ाओगे आप लोग, और आप लोग गलती करोगे, आप ये भूल जाओगे कि जो पावर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि कोफिशिएंट उठाकर मैं रेट लॉ इक्वेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर बनाऊं। यू हैव नो राइट। इसको मैं कर देता हूं, बताओ R1 जब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये रेट कांस्टेंट a की पावर 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो। R2 इसको रेट कांस्टेंट K2 बोल देता हूं, a की पावर 2 हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर है तो। थर्ड ऑर्डर है तो नया रेट कांस्टेंट पावर 3 हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर है तो। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये तो डायरेक्टली हम K1 K2 K3 को क्या बोला है, बराबर बोला है न्यूमेरिकली। यूनिट अलग है लेकिन वैल्यू तो सेम है। अब ये R1 R2 R3 बराबर हो सकते हैं क्या? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो ये अपने आप none of five of these अपने आप रॉन्ग हो गया। फिर कैसे? अगर मैं इस रिएक्शन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेके स्टार्ट करवाऊं तो ये 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, तो R1 इज इक्वल टू के, R2 इज इक्वल टू के, R3 इज इक्वल टू के, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू के, हेंस तीनों इक्वल हो गई। इफ concentration of A is greater than 1 molar, 1 मोलर से ज्यादा है, मान लीजिए 2 मोलर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2K R1 हो जाएगा, 4K R2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू 2 पुट करो तो ये 8K R3 हो जाएगा, तो ये 8K हो गया, ये 4K हो गया, 2K हो गया, तो क्या हो गया R3 ये 8K, ये 4K, ये 2K, हेंस R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। अगर मैं तीनों बार तीनों ऑर्डर वाली रिएक्शन को करवाऊं लेकिन सेम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हुए, बट वो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हाफ मोलर है, लेस देन 1 मोलर, हाफ मोलर है, तो इसकी जगह हाफ 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 पुट करो, तीनों रिएक्शन हाफ से स्टार्ट की, है ना। हाँ, ये बात भी पक्का है, ये इंफॉर्मेशन कि ऑल 3 रिएक्शंस आर स्टार्टेड विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सेम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा, हाफ है तो ये इसकी वैल्यू हाफ पुट करो तो K/2 हो गया, इसकी वैल्यू हाफ तो ये K/4 हो गया R2, इसकी वैल्यू हाफ तो R3 K/8 हो गया। तो क्या हो गया, K/2 सबसे बड़ा है, K/4 उससे छोटा है, K/8 R की वैल्यू, अगर एक ही कॉन्सेंट्रेशन आप हाफ पुट करो तो यू विल फाइंड कि R1 सबसे बड़ा है, ग्रेटर देन 1 पुट करो तो R3 सबसे बड़ा है, और यूनिमोलर कॉन्सेंट्रेशन लेकर तीनों रिएक्शन करवाएं तो तीनों बराबर हो गए। तो दोस्तों, दिस इज अगेन मोर मैथमेटिकल बट सिंपल वे यू कैन थिंक। क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। सो दोस्तों, लेट अस स्टॉप हियर। केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर को यहीं पे फिनिशिंग टच देते हैं। दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।